उज्जैन आना मेरे लिए हमेशा बहुत सुखद होता है, इसलिए कि यहाँ आने पर थोड़ी कल्पनाशीलता अधिक है। तो मैं जब भी आता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं विक्रमादित्य को देख लिया मैंने। और उज्जैन के दो महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं। मेरे साथ मुकेश टटवाल जी हैं, जिनके बारे में कोई मुझे बता रहा था कि पहला चुनाव लड़े आप 3 दशकों में और विजयी हुए। जी सर जी। तो विजयी भाव जी धन्यवाद। आगे बढ़िए इसी तरह। डॉक्टर रवि राय साहब को देखता हूं तो मुझे लगता है विनम्रता इनसे सीखनी चाहिए। पहला सवाल मुकेश जी आपसे ही लेके हम आगे बढ़ते हैं। आपने संकल्प लिया जब आप महापौर बने कि इस शहर के प्राचीन वैभव को सुरक्षित रखते हुए इसे आधुनिक बनाना है, यहाँ वो सारी सुविधाएं देनी है जो आवश्यक है। बताइए मुझे कितना आगे बढ़े आप? जब मैंने पहली बार शपथ ली और शपथ लेकर के हमारे पार्टी कार्यालय पर जब कार्यक्रम हुआ तो मैंने हमारे सारे उज्जैन वासियों से एक अनुरोध किया कि हम सब लोग किसी को भी मानते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन सारे उज्जैन वासियों को जय श्री महाकाल बोलना चाहिए। तो बाबा महाकालेश्वर की जय करके हमने काम की शुरुआत की। आप उन कामों को विकास से जोड़िए या भावनाओं से जोड़िए। मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी चल रही थी। पंडित दीनदयाल अंत्योदय रसोई पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में चालू है। बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए जो लोग आते हैं, दर्शन करने के बाद में उनको एक टोकन मिलता है जो अन्न क्षेत्र में जाकर के भोजन करते हैं। तो मेरे मन में कल्पना थी कि जब इतना दर्शन करने के बाद जो लोग आते हैं उनको वो मिलता है, तो बाबा पे प्रसाद का अधिकार सभी को है। बाबा का प्रसाद सभी को मिलना चाहिए, बाबा देने वाले हैं। तो जो मैंने पहला काम किया तो बाबा महाकालेश्वर के अन्न क्षेत्र के प्रसाद को बाबा महाकालेश्वर मंदिर से निकाल करके हमने सारे अंत्योदय जो हमारे रसोई दीनदयाल रसोई केंद्र है वो 6 स्थानों पर हमने पहुंचाया। और एकमात्र उज्जैन हमारा ऐसा शहर है जो निःशुल्क वहाँ पर बाबा का प्रसाद 6 स्थानों पर मिलता है और हजारों लोग उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। ये मैंने पहले शुरुआत की। फिर हमारे जो विकास की बात करें तो मेरी पहले से धारणा है कि हमारे उज्जैन का विकास हो सकता है और हो ही रहा है और होगा। वो केवल और केवल धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करें। पर्यटन केंद्र हो लेकिन धार्मिक, हमारी धार्मिक भावनाओं के अनुरूप हम उज्जैन को कैसे बदल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है हमारे उज्जैन के जन। जब हमारा उज्जैन का जन जन बदलेगा तो हम उस भावना को पूरा कर पाएंगे। और जैसा हम उज्जैन को चाहते हैं, जैसा हम उज्जैन को बनाना चाहते हैं, उज्जैन एक अनुभूतियों का शहर है, आनंद का शहर है, उत्सवों का शहर है, उम्मीदों भरा शहर है। यहाँ पर कुछ भी काम संभव ही संभव है, कोई कार्य असंभव नहीं है। तो मैंने उसके लिए चुना कि जब तक उज्जैन के प्रत्येक नागरिक अपना उज्जैन है ऐसा नहीं मानेंगे और उज्जैन से जुड़ करके काम नहीं करेंगे, तब तक कोई भी काम की सफलता पूर्णता पर नहीं जा सकती। तो मैंने लोगों से जुड़ने के लिए कई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। मैंने रेडियो दस्तक के माध्यम से नगर की बात महापौर के साथ एक कार्यक्रम चालू किया। हमने व्हाट्सएप नंबर पे हमने लोगों से सुझाव मांगने का काम चालू किया। तो मैंने इन सब माध्यमों से सब लोगों से जुड़ने का प्रयास किया है और उनके प्रयासों के माध्यम से जो जो उनके सुझाव आए उनको क्रियान्वयन करने की दिशा में काम भी किया है। डॉक्टर साहब आपके तरफ आता हूं। पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र की गाड़ी का बहुत अच्छा पहिया है और मुझे भरोसा है कि आप दोनों के बीच में बड़ी अच्छी मित्रता होगी। आप दोनों के बीच में जितना एक दूसरे के अच्छे मुद्दों को लेकर सहयोग समर्थन होगा उतना ही उज्जैन का विकास होगा। तो पहला मेरा सवाल यही है कि उज्जैन के विकास के लिए आपके सुझाव क्या है? जैसा कि आज का विषय हमारा उम्मीदों का उज्जैन, तो हमारी उम्मीदें क्या है कि यहाँ के नागरिकों को अच्छी से अच्छी सुविधा हम लोग दे पाए। जितना देश विदेश से हमारे श्रद्धालु, चाहे 100 किलोमीटर हो, चाहे 1000 किलोमीटर हो, चाहे 1500 किलोमीटर हो, चाहे देश की अन्य सीमाओं से आए, हम उनकी ऐसी व्यवस्थाएं करें कि वो कभी ट्रैफिक में ना फंसे, उन्हें गंदगी के कारण कोई बीमारी ना हो। हम उनको कम से कम एक बार का 1 गिलास पानी स्वच्छ हम लोग उनको दे दें ताकि वो इस नगर में
पीला गंदा पानी पी के नहीं जाए। वो जितनी जितनी मित्रता की बात है, ये बात तय है कि जितने भी मुद्दे हो, लड़ाई मुद्दों पर होती है, व्यवस्थाओं के लिए होती है। वो जहां तक विपक्ष का काम है, हमारा काम है सत्ता पक्ष को जगाना। हमारी भूमिका क्या है? इनके हर काम में सजगता रखना, सचेतक की भांति करना और अच्छे जनता काम की के- सराहना करना भी। ताली मैंने 2-3 बार बजाई इनके लिए, जी, जी। सदन में बजा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक अच्छे सचेतक के रूप में काम करना और इस बात की भी निगरानी करना कि जितने मेरे नगर के नागरिक बैठे हैं, इनकी जेब से जो प्रति वर्ष प्रति माह, चाहे वाटर टैक्स हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, स्वच्छता कर हो, बहुत सारे टैक्सेस, में इतने सारे टैक्सेस हैं हमारे कॉर्पोरेशन में कि मैं भी कम से गिना हुआ था, शायद 20-25 तक पहुंच सकते हैं हम लोग। तो जो धन लोग जमा कर रहे हैं हमारे नागरिक, उस धन को कोई लूट के ना ले जाए, गलत जेबों में ना चले जाए। और अगर 1 रुपए जनता का है तो काम हमारा प्रयास होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक भावनाओं के तहत हम सब लोग मिलकर काम करें, एक श्रद्धा भाव के साथ काम करें। भगवान श्री महाकालेश्वर को समर्पित करके अगर हम काम करेंगे तो हो सकता है कि हम 1 रुपए का उपयोग, आप जो 1 रुपया देते हैं उसका काम हम 1.5 रुपए तक करा सकते हैं। वो मेरा स्पष्ट हर नागरिक को एक बात बोलने की रहती है कि कभी भी किसी नेता से संतुष्ट मत होना, किसी विधायक, सांसद, मंत्री से संतुष्ट मत होना। कभी उसको इस बात के लिए धन्यवाद मत दे देना कि यार भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया। अगर ये शब्द अगर हमारे ऊपर आने लगे, हम सो जाएंगे, हमें नींद आने लगेगी, हम जागना बंद कर देंगे, हम घरों में एसी के कमरों में आराम ज्यादा करने लगेंगे, हम गाड़ियों में बैठ के हो सकता है दिल्ली, भोपाल का अमेरिका भी जा सकते हैं, पर नहीं। तो सभी से एक ही बात करता हूं कि ऐसा आचरण करिए कि हम इनके कृपा पात्र है, इनके आदेश से ही हम सब लोग। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं लौटता हूं फिर। मुकेश जी, आपकी तरफ में आता हूं। विकास के लिए आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं? हमारी शहर की आबादी 6 लाख है और प्रतिदिन हम पिछले सोमवार के आंकड़े ले तो 5 लाख लोग अलग से आए थे। तो हमारा शहर ऐसा है कि जिसमें प्रतिदिन हमारी आबादी से इतने ही लोग या उसके आधे लोग प्रतिदिन यहाँ पर आने लगे हैं। और अब सारे शहर के लोग बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए कि उनके परिवार के अंदर इतने लोग आने के बाद भी कोई व्यवस्थाओं पे कोई दिक्कत आती है या किसी बात का प्रभाव पड़ता है। हम इंदौर की बात करते हैं, इंदौर की आबादी फिक्स है, 35 लाख 40 लाख है, फिक्स है। तो उनके जो सारे सिस्टम बने उसी के अनुरूप काम करते हैं। लेकिन ये हमारे उज्जैन वासियों की सबकी बड़ी उनको मानना पड़ेगा, बधाई के पात्र हैं कि सारे लोग इतने लोग समा जाते हैं और किसी के परिवार में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती, चाहे हमारी पेयजल को लेकर के हो या निर्माण कार्य को लेकर के या सफाई को लेकर के हो। अगर आप रवि राय जी के वार्ड को ही देख लीजिए, ये हमारे नेता प्रतिपक्ष है, तो सबसे अच्छा उदाहरण तो इनके वार्ड से मिलेगा कि भाई किस प्रकार से नगर निगम काम कर रहा है, तो ये सारा समझ में आ जाएगा। उज्जैन के जो कुछ वार्डों में कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी जुड़ा हुआ है, तो इन सारे कामों में विकास के कार्य चल रहे हैं। रही आपने अपनी बात बताना चाहूँगा, जहाँ बाबा महाकालेश्वर की सवारी का पूजन होता है वह पूजन स्थल बनेगा, और जो सवारी मार्ग है उसकी सारी दुकानों के बोर्ड एक जैसे होंगे, उन सारे मकानों के कलर एक जैसे होंगे, साथ ही उसमें जो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में महाकाल लोक परिसर बनने के बाद यहाँ यात्रियों की जो धर्मावलंबी हैं उनकी भीड़ को नियोजित करना एक चुनौती होगी, मंदिर में भी, मंदिर के बाहर भी। इस पर हमारा एक सुझाव है कि देश के जो शीर्ष प्रबंधन के संस्थान हैं उनसे आप सुझाव मांगे कि कैसे वो मंदिर में बहुत शीघ्र दर्शन करके न सिर्फ मंदिर से बाहर निकल जाएं, महाकाल लोक परिसर का भ्रमण करके निकल जाएं, बल्कि शहर में भी भीड़ की और परेशानी ना हो। क्योंकि कई बार इस तरह की स्थितियां जब बनती हैं, क्योंकि मंदिर शहर के बीचों बीच है, तो ये जटिलता ना बने। ये इस पर मुझे लगता है कि काम होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि हमारे उज्जैन में बाबा महाकाल के बिना कुछ भी नहीं है। हमारे ये सब जो बातें आप बता रहे, ये मन में बड़ी कचोटती है
और बड़ा अजीब सा लगता है जब देखते हैं कि एक आदमी सीधे जाके दर्शन कर ले, अपन खड़े हैं। तो मुझे लगता था कि यार उज्जैन के लोगों का अधिकार ज़्यादा है बाबा से। तो अभी हमने उज्जैन वालों के लिए कि उज्जैन का अवंतिका द्वार हमने चालू किया है, जो उज्जैन का नागरिक आधार कार्ड दिखा करके सीधे दर्शन करने जा सकता है। अभी मैंने बात की है कि सप्ताह में एक दिन उज्जैन वालों के लिए भस्म आरती भी करने दो, जो करना चाहे तो वो एक उज्जैन वाले अपना जाएं, और आधार कार्ड भी बार बार नहीं ले जाना, जब एक बार उसकी एंट्री हो जाएगी तो उस घर से जाकर के करें। और वो केवल एक आम लोगों की बात कर रहा हूँ, मतलब आम लोगों को इतना आनंद आएगा और इस प्रकार से दर्शन होंगे कि उसको लगेगा कि ये है। क्योंकि सारी व्यवस्थाओं में जो आपने पंडे पुजारी वाली बात बोली, ये सब बात बोली, ये सारे विषय हैं, लेकिन जब हम सब उज्जैन को अपना उज्जैन मानेंगे, हम सब आने वालों के लिए हम सब उनकी सेवा का भाव हम सब में होगा, तो सबके मुंह से एक ही आवाज निकलेगी और एक ही दिशा में सोचेंगे। डॉक्टर साहब, हर टीम दावा करती है मैच के पहले, जैसे नारे आ रहे हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, हर अधिकार है, हर टीम का अधिकार है कि कोई टक्कर में नहीं है। आप अगर कह रहे हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, फिर मुकेश भैया को सुनूंगा मैं, तो क्या आपका दावा क्या है? हमें विश्वास है माननीय कमलनाथ जी की योजनाओं पे कि शुद्ध का युद्ध उन्होंने लड़ा, गुंडों के खिलाफ बड़ी तगड़ी कार्रवाई की, हर व्यक्ति को 100 यूनिट 100 रुपए में दिया। हमने विधवा पेंशन जो 300 थी उसको 600 किया। कमलनाथ जी ने किसानों का कर्जा 50,000 का पहले राउंड में किया, 1 लाख का किया, अब 2 लाख का बाकी था और हमारी सरकारें चली गई। वो परिवर्तन होना चाहिए, 18 सालों का परिवर्तन होना चाहिए, 18 सालों का परिवर्तन होना चाहिए। तवे पे रोटी भी जल जाती साहब, अगर तवे की रोटी को नहीं पलटेंगे तो रोटियां जल जाएगी। मुकेश जी, आपका दावा? शिवराज जी की, मोदी जी की योजनाओं के बारे में ये यहाँ बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हर व्यक्ति जानता है कि उनकी योजना का क्या प्रभाव है, और एक आम व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। मैं यूँ नहीं कह रहा कि राजनीति के नाते अपन बात कर रहे हैं, लेकिन एक सामाजिक सरोकार भी हर व्यक्ति का होता है। उन योजनाओं के कारण कई लोगों के जीवन बदलते हुए देखे हैं, कई लोगों में आशा की उम्मीद जगी है, और आशा की उम्मीद से ही लोग बरसों गुजार देते हैं। कभी किसी ने कल्पना करी थी कि उसका मकान भी पक्का होगा, प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, कभी किसी बहन ने करा था कि हर महीने उसको 1,000 रुपये मिलेंगे। कहना अलग बात है, मिलने की बात अलग है। ये काम पहले भी हो सकते थे, बहुत पहले भी हो सकते थे, लेकिन करने की भावना होना चाहिए। चलिए, तो आपका दावा है कि इस बार फिर कमल, एक बार फिर कमल खिल के प्रभु के चरणों में भाजपा। और आपका दावा है कि आपका पंजा फिर जुड़कर प्रणाम करेगा महाकाल के श्री चरणों में। तो 2 दावे हैं, जनता की कसौटी पे कितने खरे उतरते हैं। बस इतना निवेदन करके कंक्लूड करूंगा कि पिछली बार दोनों ही पार्टियों ने जो पुष्प प्रभु को चढ़ाए थे, कुछ कमजोरी थी, इसलिए प्रभु ने कहा कि ना आप। उसके बाद की परिस्थितियां जो हैं आप सब जानते हैं, लेकिन अब की बार आप दोनों जो पुष्प चढ़ाएं, इधर यानी इधर जनता को, वो पूरे मन से चढ़ाएं, कि वो भी मन से आपको जो है नंबर दे साहब। क्योंकि मध्य प्रदेश का इतिहास अटकने का इतिहास नहीं है हमारे पड़ोसी राज्यों की तरह। हमें क्लियर कट चाहिए साहब मामला, वो जिस भी पार्टी के पक्ष में हो, तो क्लियर कट मैंडेट के लिए और पसीना बहाइए। आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं, और उज्जैन का सौहार्द बनाकर रखिए।